में वीडियो बंद हो गई थी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे कि अब जो है बैटल ऑफ बक्सर का बीच में ओवरव्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पहले तो वो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होने वाली थी मीर ज़फ़र और मीर कासिम में। तो फाइनली मीर कासिम और कंपनी के बीच में ट्रीटी हो जाती है 1760 के अंदर। और इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे, तो मीर कासिम ने एग्री कर लिया कि वो कंपनी को डिस्ट्रिक्ट देगा, बुरदवन डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट दे देगा वो ब्रिटिशर्स को। और कंपनी वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर चुनम ट्रेड, जो सिलहेट से जो इनका ट्रेड होता था चुनम का, उसमें ये हाफ शेयर दे देंगे। मीर कासिम एग्री टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द कंपनी। मीर कासिम ने एग्री कर लिया कि वो पे करेंगे आउटस्टैंडिंग ड्यूज जितने भी है कंपनी को, सब पे कर देंगे। मीर कासिम प्रॉमिस टू पे 5 लाख रुपीज़ कि कंपनी जो भी वॉर वगैरह करती है उसका पैसा हम 5 लाख रुपए दे देंगे आपको। इट वाज एग्रीड दैट मीर कासिम के एनिमी जो थे, वो कंपनी के एनिमी जो है वो मीर कासिम के भी एनिमी होंगे और उनके फ्रेंड्स जो है वो मीर कासिम के भी फ्रेंड्स होंगे। इट वुड एग्रीड दैट टेनेंट्स ऑफ द नवाब टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अंडर द प्रेशर ऑफ द कंपनी मीर जाफ़र ने डिसाइड कर दिया कि रिज़ाइन करेंगे इन फेवर ऑफ मीर कासिम। ठीक है, अब पेंशन ऑफ ₹1500 जो है, और इसके बदले, इन सब के बदले मीर जाफ़र को फिक्स कर दिया कि भाई मीर जाफ़र तुम हो गया तुम्हारा बहुत, अब तुम 1500 रुपये पेंशन लो और चलो निकलो। क्या क्या स्टेप्स लिए गए मीर कासिम के द्वारा, ये हम स्टार्ट करते हैं। मीर कासिम वॉज अ एबलिस्ट नवाब। मीर कासिम जो था वो एबलिस्ट नवाब था। ठीक है, अमंग द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान। आफ्टर रिज्यूमिंग पावर मीर कासिम ने शिफ्ट करी अपनी कैपिटल पहले तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार के अंदर। द मूव वॉज टेकन टू अलाउ अ सेफ डिस्टेंस, एक कंपनी से डिस्टेंस बना सके वो कलकत्ता से, जिससे वहाँ पे वो अपना कुछ अपने हिसाब से कुछ काम कर सके। हिज अदर इंपॉर्टेंट स्टेप वर रीऑर्गेनाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी विद द मैन ऑफ हिज चॉइस एंड रीमॉडलिंग द आर्मी टू एनहांस इट्स स्किल एंड एफिशिएंसी। बैटल ऑफ बक्सर जो है फिर फाइनली प्ले में आता है। द कंपनी हैड थॉट दैट मीर कासिम वुड प्रूव टू बी आइडियल पपेट फॉर देम। मीर कासिम ने ये प्रूव किया कि वो एक आइडियल पपेट होगा उनके लिए। हाउएवर मीर कासिम जो है वो बिलाइड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। राम नारायण जो डिप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, राम नारायण जो थे वो कौन थे, डिप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय द नवाब टू सबमिट द अकाउंट्स ऑफ द रिवेन्यूज़ ऑफ। मतलब बैकग्राउंड क्या चल रहा था कि बिहार से जितना भी टैक्स वगैरह आ रहा था वो नवाब जो थे वहाँ के वो सब पूछते थे कि क्या हुआ, कितना आया। बट वहाँ पे जो बिहार का जो भी वो था गवर्नर था, वो उनको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था बार बार के नवाब के बार बार पूछने के बाद भी। तो इससे क्या हुआ, मीर कासिम कुड नॉट टॉलरेट दिस ओपन डिफेंस ऑफ द अथॉरिटी। बट राम नारायण को कौन सपोर्ट कर रहा था, इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी भी हिम्मत बन रही थी। ठीक है, तो मिसयूज़ जो थे कंपनीज दस्तक और ट्रेड परमिट बाय कंपनीज ऑफिशियल ऑल्सो रिजल्टेड इन टेंशन बिटवीन द, और जो दस्तक, जितने भी दस्तक उनको दिए गए उनका बहुत ही मिसयूज़ जो थी कंपनी कर रही थी, तो इसके बीच में टेंशन क्रिएट होने लग गई नवाब और इंग्लिश के बीच में। तो मिसयूज़ ऑफ द दस्तक मीन्स द लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। और दस्तक हमने पहले भी देखा था, पहले सिराजुद्दौला के टाइम पे भी यही हो रहा था और यहाँ पर भी यही हो रहा था कि दस्तक का यूज़ करने की वजह से नवाब की जो कमाई थी और या टैक्स रेवेन्यू था वो इतना अच्छा से हो नहीं पा रहा था। इट ऑल्सो मेड द लोकल मर्चेंट फेस अनइक्वल कॉम्पिटिशन विद द कंपनी मर्चेंट्स बाय एन इम्पीरियल फरमान। ब्रिटिश कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड द राइट टू ट्रेड इन बंगाल without paying transit dues or tolls. However, the servants of the company also claimed the same privileges for the private trade. Company's servant also sold dastak to Indian merchants for the commission. Besides, they used coercive method to get goods at cheaper rates. और इस चक्कर में क्या हुआ कि जितने भी गुड्स थे उनको बहुत ही कम रेट्स में उनको मिलना अलाउ हुए, विच वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड। द ड्यूटी फ्री ट्रेड सिंपली मीन बाइंग चीप इन अदरवाइज कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो मीर कासिम ने डिसाइड किया कि ये जितनी भी ड्यूटीज़ है ना ऑल टुगेदर वो अबॉलिश करने वाला है जो भी ब्रिटिश को दिया हुआ है। तो बट द ब्रिटिश प्रोटेस्टेड, ब्रिटिश ने बोला कि ऐसी कैसी बात, हम तुमको गद्दी में बिठाए और तुम हमारे ट्रेड प्रिविलेजेस छीन रहे हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो नवाब और कंपनी जो टसल है वो स्टार्ट हुई। ठीक है,
जिससे जो फाइनली ब्रेक होती है एक वॉर के अंदर, जहाँ पे इंग्लिश और मीर कासिम 1763 में वॉर में उतर जाते हैं और इंग्लिश गेन सक्सेसिव विक्ट्रीज एट, उनको बहुत सारी विक्ट्रीज मिलती है कटवा के ऊपर, मुर्शिदाबाद पे, गिरा पे, सूटी पे, मुंगेर पे, इन सब पे उनको विक्ट्रीज मिलती है। मीर कासिम फ्लेड टू अवध, और मीर कासिम इसी चक्कर में अवध भाग जाते हैं और एंड फॉर्म्ड अ कन्फेडरेसी विद द नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर के साथ ये एक ट्रीटी में बनाते हैं, और मतलब कॉन्फेडरेसी की आप हमारे साथ आइए और हम लोग मिलकर इंग्लिश जो है डोमिनेंस है उसको दूर करेंगे। फाइनली बैटल होती है, मीर कासिम नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड जो है वो डिफीट हो जाते हैं इंग्लिश फोर्सेस के द्वारा। और इंग्लिश की साइड से कौन हो रहे थे, मेजर हेक्टरो मुनरो जो थे, बक्सर के ऊपर इन्होंने इनको हराया, इन तीनों लोगों की फोर्सेस को 22 अक्टूबर 1764 में। इज़ अ क्लोजली कंटेस्टेड बैटल थी एकदम। द इंग्लिश कैंपेन अगेंस्ट मीर कासिम वॉज शॉर्ट, और जो इंग्लिश कैंपेन था मीर कासिम के ऊपर वो बहुत ही शॉर्ट और डिसिसिव था। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैटल ली इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो मुगल एम्परर जो था इंडिया का वो भी डिफीट किया गया था इंग्लिश के द्वारा। तो द विक्ट्री मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्थन इंडिया एंड कंटेंडर्स फॉर सुप्रीमेसी ओवर द होल कंट्री। तो आफ्टर द बैटल के बाद मीर जाफ़र हु वॉज मेड नवाब बनाया गया था 1763 के अंदर। व्हेन रिलेशंस बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी बिकम स्ट्रेंड, एग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिदनापुर, बुर्दवान एंड चित्तागोंग to the English for the maintenance of their army. The English were also permitted duty-free trade in Bengal except for a duty of 2% on salt. After the death of मीर जाफ़र, his minor son, उनका बेटा मीर जाफ़र का बेटा जो था नज़ीम उद्दौला, उसको अपॉइंट किया गया, ठीक है, नवाब। बट द रियल पावर अभी भी किसके हाथ में थी, नायब सूबेदार, जो कि अपॉइंट किया गया था या डिसमिस किया जाएगा इंग्लिश के द्वारा। अब इनको हराया सबको, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन लोगों के साथ साइन करेंगे, नवाब अवध के साथ और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ ये लोग ट्रीटी साइन करेंगे। तो नवाब शुजाउद्दौला एग्रीड, शुजाउद्दौला किसके लिए एग्रीड हो गए, सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम सेकंड, पे ₹50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी। भाई जो भी हमारा इस वॉर के अंदर खर्चा लगा हमें पैसा भी तो लेना है ना, तो शुजाउद्दौला से ये सब लिए, एक तो और सरेंडर बोला करने के लिए और ऊपर 50 लाख रुपए लिए, और गिव बलवंत सिंह ज़मींदार बनारस को फुल पोजीशन ऑफ, ज़मींदार जो था ना बनारस के बलवंत सिंह, उसको बोला कि सारा का सारा अब तुम यहाँ पे तुम संभालोगे। और शाह आलम सेकंड जो थे उन्होंने क्या एग्रीड किया कि वो इलाहाबाद में रहेंगे अब, टू बी सीडेड टू हिम बाय द नवाब ऑफ अवध अंडर द कंपनी के प्रोटेक्शन में, और हमें फरमान इशू करो कि दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगी, और उसके चलते आप हमें मतलब हम आपको 26 लाख रुपए एनुअल पेमेंट कर देंगे इस चक्कर में कि आप हमें दीवानी दे दो और हम आपको 26 लाख रुपए दे देंगे, और निज़ामत फंक्शंस भी हमें दे दीजिए, हम आपकी मिलिट्री और डिफेंस सब कुछ अब संभाल लेंगे, और बस आप हमें 53 लाख दे देना, आप हमें 53 लाख दे देना, ब्रिटिश बोलता है आप हमें 53 दे देना और हम आपको 26 दे देंगे, ठीक है। व्हाट, ठीक है, तो ये डील हो जाती है यहाँ पे शाह आलम। तो क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध को इसलिए एनेक्स नहीं करना चाहता था बिकॉज इट वुड हैव प्लेस द कंपनी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एन एक्सटेंसिव लैंड फ्रंटियर फ्रॉम द अफगान एंड द मराठा इन्वेजन्स। तो वो एकदम से ख़त्म नहीं कर रहे थे क्योंकि अवध अगर उनके कंट्रोल में आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो कंपनी की जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी या वो उनको थोड़ा सा उन पर ध्यान कम देकर फिर इनके जो इन्वेज़न हो रहे थे बार बार अफगान्स के, मराठास के, तो इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता, और अवध को नहीं सीज़ करके ये था कि वो एज अ बफर काम कर रहा था। तो ट्रीटी मेड द नवाब, और इस ट्रीटी से नवाब अ फर्म फ्रेंड ऑफ द कंपनी, उसको नवाब को कंपनी का फ्रेंड बना दिया गया, एंड टर्न्ड अवध इनटू अ बफर स्टेट, जो मैं बता चुकी हूँ कि इसको बफर स्टेट बना गया। सिमिलरली क्लाइव अरेंजमेंट विद शाह आलम सेकंड वाज इंस्पायर्ड बाय प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, इट मेड द एम्परर अ यूजफुल, बस एम्परर को बोला कि आप जहाँ पे आपको बोला जाए वहाँ साइन कर दो और चुपचाप बैठे रहो इलाहाबाद के अंदर। बिसाइड द एम्परर फरमान लीगलाइज द पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द कंपनी इन बंगाल। मीर कासिम जो थे उन्होंने उनको डी थ्रोन कर दिया नवाब ऑफ बंगाल को, स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन
एब्जेक्ट मिस्री एज अ होमलेस वेंडरर और मीर कासिम एज अ वेंडरर पूरी लाइफ अपनी जीता रहा 1777 तक। अब इसी के साथ डुअल गवर्नमेंट जो है बंगाल में आ जाती है 1765 से 1772। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रियल मास्टर बन चुकी थी बंगाल की। अब रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैसा था डुअल सिस्टम? दो लोगों का रूल, कंपनी का और नवाब का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, इन विच बोथ द दीवानी राइट्स जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करने का और निजामत जो भी मतलब पुलिस और ये सब था, ये किसके कंट्रोल, पैसा और पुलिस ये किसके कंट्रोल में थी? कंपनी के कंट्रोल में थी। और कंपनी एक्सरसाइज दीवानी राइट एज अ दीवान एंड निजामत राइट एज अ डिप्यूटी सूबेदार। और कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी फंक्शन फ्रॉम द एम्परर एंड Nizamat function from the Subedar of Bengal. The system had a great advantage for the company. It left the appearance of authority to the puppet Indian ruler while keeping the sovereign power in the hands of company. The Nawab was responsible for maintaining peace and order, but he depended both for funds and forces upon the company because the latter controlled the army and revenues. इसमें ये बोला जा रहा है कि देखो दो चीज़ हुआ करती थी, एक तो होती थी दीवानी जहाँ से जो कि किसके पास होती थी? मुगल्स के पास होती थी। इसमें क्या होता था, रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट होकर और पैसा कलेक्ट होकर किसके पास जाता था? मुगल एम्परर के पास जाता था। दूसरी होती थी मिलिट्री फोर्सेस और ये सब, ये किसके पास होती थी? जो बंगाल का सूबेदार होता था, ठीक है, जो कि क्या करता था? मिलिट्री फोर्सेस सब उसके पास होती थी। अब ये दोनों ही चीज़ किसके पास आ गई थी? ब्रिटेन के पास आ गई थी। तो अगर किसी को भी अगर इवन अगर दीवान अगर मुगल एम्परर को पैसे भी चाहिए होते थे तब भी वो ब्रिटिश से मांगते थे, उनको कोई मिलिट्री कहीं भेजनी होती थी तब भी ब्रिटिश से। तो अब सब चीज़ पे कौन कंट्रोल करके बैठा था? ब्रिटेन वाले लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंट्रोल करके बैठी हुई थी। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शन द कंपनी अपॉइंटेड टू, और ये तो है नहीं कि वो खुद ही दीवान बन के बैठेंगे, तो इन्होंने दो तो डिप्यूटी दीवान को अपॉइंट किया, मोहम्मद रेज़ा खान बंगाल के लिए और राजा सितब रॉय बिहार के लिए। और मोहम्मद रेज़ा खान को डिप्यूटी निज़ाम और डिप्यूटी सूबेदार भी बनाया गया। मतलब रेज़ा खान एक तरह से क्या थे? दीवान भी थे और मतलब उनके हाथ में रिवेन्यू कलेक्शन भी था और उनके हाथ में मिलिट्री पावर भी थी। तो डुअल सिस्टम लेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन एंड प्रूव डिजास्ट्रियस फॉर द पीपल ऑफ बंगाल। नीदर द कंपनी, ना ही कंपनी और ना ही नवाब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया, और ये सब इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। और इसी के साथ जब वॉरेन हेस्टिंग आएंगे 1772 के अंदर, तो इस ड्यूअल सिस्टम को ये अबॉलिश कर देंगे क्योंकि इससे कुछ भी हो नहीं रहा था, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होगा मैसूर रेसिस्टेंस टू द कंपनी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।